तो सोडियम बोरोहाइड्राइड हम कर रहे हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किया था वैसे ही सोडियम बोरोहाइड्राइड भी हमें करना है। और ये क्या है, इस वो भी H माइनस दे रहा था, ये भी H माइनस दे रहा है, लेकिन उसका H माइनस जो था स्ट्रॉन्ग था, तो बोल सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और यहाँ पे क्या है, ये जो H माइनस है माइल्ड है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वीक न्यूक्लियोफाइल है। एक चीज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो हमने करी थी उधर ऐड कर लो, क्या वो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो किससे होता है, SN2 से होता है। ये चीज वहाँ पे ऐड कर लेना जहाँ पे भी तुमने नोट्स बनाए हैं कि वो SN2 मैकेनिज्म है। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी पे फास्ट होगी। क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, वो होता है SN1। ठीक है, तो जो SBH होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड वो SN1 के अकॉर्डिंग अटैक करता है H माइनस से कार्बोनल पे, और वहां पे क्या होता है SN2 के अकॉर्डिंग अटैक होता है। ऑल्दो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही है, पर अटैक का हम कह रहे हैं कि अटैक थोड़ा SN1 टाइप होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कैसा, जैसे का कार्बोनिल होता है, NaBH4 का स्ट्रक्चर होता है Na सोडियम बोरोहाइड्राइड, BH H, ठीक है, इस पे नेगेटिव और साथ में Na प्लस। अगर तुम्हें याद होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर, तो बीच में एल्यूमिनियम होता है, यहाँ पे क्या होता है Na प्लस। देखो बोरियम है, बोरियम के नीचे आता है एल्यूमिनियम। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, क्या इसका एच जो है माइल्ड है और एल्यूमिनियम का एच जो है काफी स्ट्रॉन्ग है। एल्यूमिनियम एच का बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग नहीं होता, डी एच को अपने पास ज्यादा रखता है क्योंकि थोड़ा इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी भी है उस वजह से भी। ठीक है, तो बस याद रखना कि ये थोड़ा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट में आता है। और हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में आता है। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बॉन्ड पहले ही टूट जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि CO नेगेटिव प्लस इस पे जैसे काइंड ऑफ पहले ही बन गया है, और फिर ये जो H माइनस है इसका फिर इस पे आके लगेगा, तो हम भी बोल सकते हैं कि थोड़ी SN1 टाइप है। ठीक है, नॉट प्रॉपर SN1, क्योंकि SN1 तो क्या है, सब्स्टिट्यूशन ही है। बस हमें प्रोडक्ट्स थोड़े इसके अकॉर्डिंग बनाने हैं, इसलिए मैंने बताया वीक रिड्यूसिंग एजेंट SN1 टाइप। चलो, functions that like of LAH। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह फंक्शन करेगा लेकिन वीकर होता है LAH। तो हमें ये चीज भी याद रखनी है कि वीकर है स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे आते हैं। देखो, तो अगर इन्होंने क्या दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है RCOCl, ठीक है, इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करके अल्कोहल बना रहा था, ये भी बनाता है, NaBH4 है, और सेकंड स्टेप पे हाइड्रोलिसिस है। सेम रीजन जो हाइड्रोलिसिस था, इधर भी O नेगेटिव बनता है, जब O नेगेटिव है तो उस पे H लगाना होता है। ठीक है, H3O प्लस मान लो क्वेश्चन में नहीं भी मेंशन है तो भी हमें फाइनल प्रोडक्ट में H दिखाना होता है, अगर नहीं भी लिखा क्वेश्चन में H लगेगा ही लगेगा। RCH डबल बॉन्ड O है, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है, अल्कोहल बना देता है। कीटोन्स को भी रिड्यूस कर देता है। R2C डबल बॉन्ड O की बात करूंगी, इसको भी रिड्यूस करेगा और क्या बनाएगा, RCH2OH। ठीक है, RX की बात करेंगे, RX को भी रिड्यूस करेगा और बनाएगा RH प्लस HX। इसमें जो बस रेट होगा वो 3 डिग्री का ज्यादा होगा 2 डिग्री से, फिर 1 डिग्री से, क्योंकि SN1 टाइप टाइप उस तरह की रिएक्शन है थोड़ी। चलिए, तो अगर मैंने दिया CH3 CH डबल बॉन्ड हो, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, इथेनॉल CH3CH2OH। ठीक है, CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड हो दिया, तो इससे क्या बन जाएगा, CH3CHOH। तो ये प्रोडक्ट्स आर इजी। हम जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ से, किसी को कहीं भी डाउट हो तो बोल देना। चलिए, अगर ये है CH3CH C डबल बॉन्ड हो CH3, इसमें हमने NaBH4 डाला, तो जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, CH COH CH3। ठीक है, अब क्योंकि थोड़ी SN1 टाइप है ये, तो इधर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस मिक्सचर बनेगा, तो एनैंशियोमर्स मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्या है, यहाँ पे कायरल कार्बन है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है कंपाउंड, इस वजह से। ठीक है, तो इस वजह से बताने का थोड़ा मोटिव था कि ये SN1 टाइप है। CH3 C डबल बॉन्ड O OET
लेकिन ये हमें याद रखना है कि एस्टर्स को रिड्यूस नहीं कर सकता ये। CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये इसे भी रिड्यूस नहीं कर सकता। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 एसिड है, इसको भी रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है, क्या एल्डिहाइड्स कीटोन्स तो रिड्यूस हो जाते हैं वीक रिड्यूसिंग एजेंट से, लेकिन एस्टर्स हैं, एसिड्स हैं, अमाइड्स हैं, ये नहीं रिड्यूस हो पाते? कोई रीजन इसका गेस कर सकता है? कुछ भी दिमाग में आ रहा हो, कोई भी इफेक्ट कुछ भी आ रहा हो? रीजंस देखो हम बता ही चुके ऑर्बिटल, हैं। हाँ इसके बोलो। पास ऑर्बिटल, इसके पास ऑर्बिटल नहीं है ताकि ये पॉजिटिव चार्ज पे इसका इलेक्ट्रॉन ले सके। देखो ऑर्बिटल्स तो सारे हैं, ऑर्बिटल्स की तो कोई कमी नहीं है। हम बस बात कह सकते हैं कि डेफिशिएंसी की फॉर्म में, क्या डेफिशिएंट है कार्बन, कितना नहीं डेफिशिएंट है। देखो एल्डिहाइड कीटोन्स में क्या नहीं है, कार्बोनिल पे रेजोनेंस नहीं है अगर देखोगे तो। CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे कार्बोनिल पे कोई रेजोनेंस नहीं है, इधर भी कोई कार्बोनिल पे रेजोनेंस नहीं है। तो यहाँ पे डेल प्लस चार्ज को हम कह सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, अच्छा खासा डेल प्लस चार्ज है, क्योंकि रेजोनेंस से जब भी कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ही, मतलब उसकी डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अटैक करना है, अटैक किसका होगा H माइनस का, वो भी सी कार्बन पे होने वाला है। ठीक है, तो अगर इस पे अच्छा खासा डेफिशिएंट होता है तो अटैक होता, लेकिन इसके O के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, यहाँ डीलोकलाइज्ड है इस पे। ठीक है, तो इस कार्बन पे जो डेल प्लस चार्ज होगा ना, होगा पर बहुत कम होगा, क्योंकि ये इसको रहने ही नहीं दे रहा, ये वेकेंट ही नहीं रहने दे रहा। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे कंपैरेटिवली, अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन से कंपेयर करूँ तो एस्टर्स की बात करूँ, एसिड की बात करूँ तो ज्यादा होते हैं। और अमाइड का देखोगे, अमाइड में क्या होता है, अमाइड में तो इवन LiLH4 भी अगर उसकी बात करें, वो भी वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक कर पाते। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इतने अच्छे से इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो ये जो CN का बॉन्ड होगा काफी स्ट्रांग होगा, तो उसको तोड़ना तो और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस से डबल बॉन्ड करेक्टर तो आ रहा होगा, तो डबल बॉन्ड करेक्टर इतना स्ट्रांग है कि इसको तोड़ना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे इसे तोड़ के मतलब कुछ OH वगैरह लगा दो, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इस वजह से। ठीक है, यहाँ पे तो फिर भी OH हम CH2OH ही बना रहे हैं सीधे, तो बॉन्ड भी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही, और इसका बॉन्ड नहीं टूट सकता, एलाइड रिच इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है नहीं। और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत अच्छे से डोनेट करता है, नाइट्रोजन को हम बेसिस में काउंट करते हैं, हमने नाइट्रोजनस बेसिस ही पढ़ा है कि कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो नाइट्रोजन बहुत अच्छे से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। यहाँ पे O की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू N, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा डीलोकलाइज्ड है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डेल प्लस चार्ज बन रहा है इन तीनों पे, ये क्या है, ये बहुत कम बन रहा होगा, क्योंकि जो लोन पेयर्स हैं यहाँ की इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना के रख रहे हैं, कम नहीं होने दे रहे। यहाँ पे कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं क्या कम है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है डायपोल मूवमेंट सीधे सीधे इस डायरेक्शन में हमें दिख रही है, यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि डायपोल सीधे सीधे इस डायरेक्शन में है। आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि बॉन्ड्स क्यों नहीं हो पा रहे, और एल्डिहाइड कीटोन्स क्यों थोड़े इजीली हो जाते हैं, कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं कर देते हैं। कोई रीजन नहीं पूछेगा इसका, लेकिन चीजें याद रखने में थोड़ी इजी हो जाएंगी जब रीजन पता होंगे, तो बस इसलिए बता रही हूँ। चलिए, तो अगर क्वेश्चन हो, अच्छा एक चीज बताई थी मैंने लास्ट टाइम, क्या जैसे अगर ये था और OH था, और इसमें हमने क्या क्लेमेंसन रिडक्शन करी थी ZnHgHCl। ठीक है, तो इसमें मैं बोल रही थी क्या ये तो रिड्यूस होके बन जाएगा CH2, लेकिन इधर ना एल्कीन नहीं बनेगा, यहाँ पे Cl ही आके लगेगा। क्यों? मैंने बोला था कि ये भी होगा और ये भी हो सकता है, पर ये नहीं बनेगा, एल्कीन नहीं बनेगी। रीजन बता सकते हो क्यों? हमने जब हमने अल्कोहल्स में सब्स्टिट्यूशन भी करी थी, और हमने अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन भी करी थी, डिहाइड्रेशन से क्या बन रहा था, एल्कीन बन रहा था। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन में हमने कौन सा एसिड लिया था, एसिड पता है एग्जैक्टली हमने एसिड लिया था कोई डिहाइड्रेशन में? मैम H2SO4। यस, H2SO4 लिया था। H2SO4 ही क्यों करवा रहा था हमारा एल्कीन, मतलब एल्कीन क्यों बनवा रहा था, HCl क्यों नहीं बनवा पा रहा था एल्कीन? ये किस में टूट रहा था, H प्लस में और SO4 HSO4 माइनस में, HSO4 माइनस इसमें टूट रहा था, और HCl किस में टूटता है, H प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है, Cl माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह कर सकता है, HSO4 माइनस न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसके जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है बहुत कम है, ये इसलिए क्या बेस की तरह एक्ट करता है, बेस की तरह एक्ट करता है, तो इस पोजीशन में पॉजिटिव तो बनता है, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वो अटैक करने से अलावा यहाँ पे HSO4 नहीं लगेगा, वो कोशिश करेगा कि हाँ का H ले और इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो तभी मैंने कैसे बेसिस लिए थे अगर याद हो, डिहाइड्रेशन में या तो H2SO4 लिया था या H3PO4 लिया था,
ये भी लिखवाया था साइड में, मतलब की पॉइंट्स में कि H3PO4 भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके कॉन्जुगेट बेसिस हैं उनका साइज काफी बड़ा है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर सकते। Cl- हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो SN2 करा देगा। ठीक है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे HCl लिया है तो हमारा प्रोडक्ट यही होगा, एल्कीन नहीं होगा यहाँ पे। ये चीज तो वहां पे ठीक कर लेना, इसलिए मैं बता रही हूँ। चलो हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O ये है, और मैंने इसमें डाला है एक बार LAH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और एक बार डाल रही हूँ मैं SVH सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो प्रोडक्ट्स बता सकते हो दोनों में क्या बनेंगे? इसके प्रोडक्ट में क्या बनेगा, क्या क्या रिड्यूस हो जाएगा? मैम ओनली कीटोन OH आएगा। LAH तो दोनों को कर देगा, LAH हमारा एस्टर भी कर देता है, LAH ने इसको कर दिया। अगर मैंने जब SVH डाला वो एस्टर नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो बस क्या बनाएगा, ये बनाएगा। ऐसा कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है LAH और SVH की रिएक्टिविटी के ऊपर, कि वो किसको रिड्यूस करवाता है, वो किसको रिड्यूस नहीं करवा पाता। इंटेक्स क्वेश्चंस में नहीं है सब। ठीक है, तो LAH तो एस्टर को भी रिड्यूस करा देगा और कीटोन को भी करा देगा, SVH एस्टर को नहीं करा पाएगा, सिर्फ कीटोन को करा पाएगा। इस वजह से हमें इसकी रिएक्टिविटी का पता होना जरूरी है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन ज्यादा वीक है कंपैरेटिवली। चलो, हमने एक और LAH में एक और तरीके की रिएक्शन देखी थी कि CH2 डबल बॉन्ड CH, ये था CH3। SVH LH इसको रिड्यूस नहीं करवा पा रहा था, मतलब डबल बॉन्ड को नहीं करवा पा रहा था, कार्बोनिल को तो करा देगा। ये था ये COH CH3, इससे तो यही बन रहा था। ठीक है, एक और मॉलिक्यूल हमने देखा था PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे SVH डाला है, इसमें मैंने LAH डाला था तो क्या बन रहा था, किसी को याद है क्या क्या रिड्यूस हो रहा था LAH डालने पे इस मॉलिक्यूल में? एकदम लास्ट क्लास में लास्ट पार्ट यही कराया था। मैम डबल बॉन्ड भी हो रहा था और OH। हाँ, डबल बॉन्ड भी हो रहा था, इसको हमने सिनेमाइल सिस्टम बोला था, यस मैम। है ना, CH2OH। यहाँ पे SBH ये काम नहीं करवा पाता। ठीक है, ये काम बस क्या करवाता है, LAH ही करवा पाएगा, क्योंकि वो थोड़ा कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे बस कीटो, ये जो एल्डिहाइड है ये रिड्यूस होगा, डबल बॉन्ड नहीं रिड्यूस होता, लेकिन LAH इसे रिड्यूस कर देता है। चलिए, तो एक तो हो गया हमारा ये सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात यहाँ पे, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट पे आते हैं, एक होता है ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, TH3SNH, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर RX लूं और इसको TPS मतलब ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड को ऐसे लिख दिया, ठीक है, और ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबके लिए अच्छा है, और ये क्या बना देगा, RH बना देगा। अगर मैं स्ट्रेंथ देखूं, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है और सेम ऑलमोस्ट वैसे ही काम करेगा जैसे अभी तक हमने देखे जो कर रहे थे, जैसे RX को RH बनाया, RX को RH कौन बना रहा था, LiLH4 भी बना रहा था, लेकिन वो क्या था, SN2 टाइप था थोड़ा। RX को RH NaBH4 भी बना रहा था, वो थोड़ा SN1 टाइप था। ये भी RX को RH बना रहा है, लेकिन ये तीनों के साथ अच्छी रिएक्शन देता है। जो SN2 टाइप है LAH, वो किसके साथ अच्छी रिएक्शन देगा, 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ। जो NaBH4 है वो किसके साथ अच्छी देगा, वो 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ देगा, 1 डिग्री के साथ नहीं दे पाएगा। इसकी क्या खासियत है कि तीनों के साथ सही रिएक्शन देगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ, लेकिन अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो LAH की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है देन TPS की, मतलब ये ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड की, और लास्ट में NaBH4। तो NaBH4 हमारा काफी वीक है। ये है 1 डिग्री 2 डिग्री को करेगा, ये 2 डिग्री 3 डिग्री को करेगा, और ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों को कर सकता है। तो बस छोटी सी बात है, इसे याद रखना। अब एनसीईआरटी में एक रिडक्शन पढ़ी होगी तुमने, स्टीफेंस रिडक्शन, लिखी हुई कहीं देखी होगी शायद नेम रिएक्शन में। तो एक इसकी रिएक्शन है, बस एक रिएक्शन याद रखना, कहीं से भी आ सकता है उठ के, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में है तो आ सकती है। RC ट्रिपल बॉन्ड N है, इसमें हम क्या डालते हैं, टिन क्लोराइड डालते हैं, SN क्लोराइड, ठीक है, SN इज टिन, और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, तो हमें ये मिलता है। लेकिन ये कोई ज्यादा चीज स्टेबल नहीं है। ये क्या था, इमीन था, और हमने बोला था क्या, इमीन था अनस्टेबल, और अगर वाटर होगा उसमें तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिल्स में।
ठीक है, ये स्पेशली मैंने बताया था कि अगर इमीन्स के पास वाटर होगा तो कार्बोनिल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल रहे हैं, अगर हमने LiLH4 डाला था तो आरसीएन किस में कन्वर्ट हो रहा था, बताओ कुछ याद है तो। अगर साइनाइड में मैंने LiLH4 डाल दिया तो क्या बन रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट। RCH2NH2। यस, तो RCH2NH2 बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी H2 मिलेगा इमीन को तो वो कार्बोनिल में बना लेगा। रिड्यूसिंग एजेंट्स में सिर्फ हम HH ऐड कर रहे थे तो ये RCH2NH2 में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पे इस रिडक्शन में क्योंकि वाटर है तो इमीन तो बना, पहले रिड्यूस हो गया, लेकिन वाटर की वजह से क्या हो गया, कार्बोनिल में कन्वर्ट हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट डाइबल H। डाइबल H, इसका पूरा नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। देखो LiLH4 में एल्यूमिनियम था जिसपे 4 बॉन्ड्स बने हुए थे, इस पे नेगेटिव था। इधर है 3 बॉन्ड्स ही हैं, और एक बॉन्ड क्या है, आइसोब्यूटाइल का बॉन्ड है। आइसोब्यूटाइल होता है हमारा कुछ ऐसा, ये है हमारा आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर। ठीक है, 1 कार्बन 2 3 4, दिस इज आइसोब्यूटाइल, ये भी आइसोब्यूटाइल और एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और एक H, ये है हमारा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर। तो इसको तुम क्या कह सकते हो कि ये इसका जो मेजरली इसको यूज करते हैं, इसको एल्डिहाइड्स में, एल्डिहाइड्स तक रिएक्शन रोकने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर मुझे मान लो रिएक्शन करनी है कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड पे रोकनी है, तो कोई वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम नहीं कर पाएगा। लेकिन डाइबल H ऐसा है कि डाइबल H की इतनी ऐसी रिएक्टिविटी होती है कि रिएक्टिविटी करेगा भी, और इसकी रिएक्शन हम थोड़ी लो टेम्परेचर पे कराएं तो एसिड को कहाँ पे आके रोक देगा, एल्डिहाइड पे आके रोक देगा फर्दर, क्योंकि एल्डिहाइड से अल्कोहल पे जाने की रिएक्शन बहुत इजी होती है। तो वो बहुत बहुत सारे जो रिड्यूसिंग एजेंट्स है सारे काम वो कराते हैं, लेकिन एल्डिहाइड तक रोकना एक डिफिकल्ट टास्क है ऑर्गेनिक में। तो ये वो काम कर पाता है कि अगर इससे हम रिएक्शन करवाएं लो टेम्परेचर पे तो एसिड से हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। एसिड ले लो, एस्टर ले लो, कुछ भी ले लो, वो किसको कन्वर्ट करके छोड़ देगा, उसको एल्डिहाइड तक कन्वर्ट करके छोड़ देगा, अल्कोहल पे नहीं जाने देगा। तो इधर लिख लेते हैं फंक्शंस लाइक दैट ऑफ LaH, लेकिन वीकर होता है थोड़ा कंपैरेटिवली इससे, LaH से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। एस्टर की बात करें, एस्टर लिया हमने और हमने इसमें डाइबल H डाला। अगर मैं इसे रूम टेम्परेचर पे कराऊंगी रिएक्शन, मतलब RT करा रही हूँ 25 डिग्री सेल्सियस, RT इज रूम टेम्परेचर, तो रिएक्शन कहाँ हो जाएगी, RCH2OH प्लस R-OH। ठीक है, अगर मैं रिएक्शन करा रही हूँ, मतलब इधर भी हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, जैसे 1 पे डाला और फिर 2 डाला, क्योंकि सबका मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है कि H ही अटैक करने वाला है। तो हाइड्रोलिसिस लिखी हो ना लिखी हो, हमें एंड प्रोडक्ट में H दिखाना है, तो कंफ्यूज मत होना। डाइबल H, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ H3+, और ये रिएक्शन होगी -70 डिग्री सेल्सियस पे। इतने लो टेम्परेचर पे जब ये रिएक्शन करेंगे हम, तो ये कहाँ तक रोकेगा, इसको एल्डिहाइड पे रोक देगा। अगर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कराऊंगी तो ये भी अल्कोहल तक ले जाएगा, लेकिन लो टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को यहाँ रोकना मुश्किल, मतलब है पॉसिबल है, जो कि और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ पॉसिबल नहीं है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो लो टेम्परेचर पे कर लो तो भी वो अल्कोहल पे छोड़ेगी। तो ये थी एक चीज। चलो, अगर इसकी एक और रिएक्शन है डाइबल H की, एक तो जैसे एस्टर्स को रोक देगी यहाँ तक, एसिड को भी यहाँ तक रोक देगी, और साइनाइड्स को लेंगे तो साइनाइड्स को भी हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगी। 1 डाइबल H, 2 डिग्री H2O, तो इसको भी क्या कन्वर्ट कर देगी, साइनाइड एल्डिहाइड में। ठीक है, और ये दोनों ही रिएक्शन हमारी एनसीईआरटी में भी मेंशन है। एक और देखते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस HI। ठीक है, ये भी हमारा एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या क्या रिड्यूस कर सकता है ये रिड्यूस कर सकता है C डबल बॉन्ड OCl, COOH एसिड रिड्यूस कर सकता है, CHO रिड्यूस कर सकता है, C डबल बॉन्ड O रिड्यूस कर सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड N रिड्यूस कर सकता है। अब इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ रहे हैं, इनको याद कैसे रखा जाए, इनको याद करने का एक ही तरीका है, क्या इनके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें याद रह पाएंगी। ठीक है, और इन सबको ये रिड्यूस करके क्या करता है, रेड फॉस्फोरस प्लस HI बना देता है एल्केन।
तो इन सबको रिड्यूस करेगा और क्या बनाएगा, एल्केन। ये एल्डिहाइड है। चलिए, तो अगर क्या लिया मैंने, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल लिया, तो मैंने इसमें रेड फॉस्फोरस प्लस एच आई डाला। एक जगह दिखेगा रेड फॉस्फोरस I2, जो कि रिएक्शन वहाँ पे भी दिखेगा, मतलब एनसीईआरटी में भी है, वो रिएजेंट अलग है, उधर भी रेड फॉस्फोरस है, I2 यूज हो रहा है, लेकिन उसका काम कुछ अलग है। यहाँ पे रेड फॉस्फोरस हम HI यूज कर रहे हैं, इसका काम अलग है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना दोनों चीजों में। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एसिड लिया, सेम चीज डाला, तो क्या मिलेगा, यहाँ से भी RCH3 मिलेगा। आर सी डबल बॉन्ड RCH डबल बॉन्ड ओ RCH3 RCH2OH, सबको किस में कन्वर्ट करने वाला है, ये एल्केन में कन्वर्ट करने वाला है, इसका फेवरेट मॉलिक्यूल। अगर बात करें कीटोन की, R2C डबल बॉन्ड O, इसको किसमें क्या बनाएगा, इसमें RCH2R। ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड N RCH3। तो कार्बोनिल से सीधे एल्केन में किस किसने कन्वर्ट किया, एक तो क्लेमेंजन ने किया, क्लेमेंजन कर रहा था एल्डिहाइड्स कीटोन के कार्बोनिल को CH2 में कन्वर्ट। वुल्फिस्टर ने भी काम किया है वाला, क्या एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोनिल को उसमें कन्वर्ट कर दिया, मतलब जो फेमस है। और एक रेड फॉस्फोरस HI भी सेम काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या इंक्लूडेड है, इसमें ये एसिड क्लोराइड भी इंक्लूडेड है, एसिड भी, एसिडिक एसिड भी इंक्लूडेड है, जो क्लेमेंसन और वुल्फिस्टर नहीं कर पा रहे थे काम, मतलब वो इनका नहीं कर सकते थे, इनका काम ये कर पा रहा है। ठीक है, एक और देखते हैं जरा, मोजेंगो रिएक्शन, मतलब रिडक्शन ही है ये भी। क्या ये क्या बोलता है कि RCH है, मान लो यहाँ पे SH बॉन्ड है, जैसे OH OH होता है, ऐसे ही जैसे अगर अल्कोहल बोलते हैं, अल्कोहल में O की जगह मैं H लगा दूं तो उसको क्या बोलूंगी, थायोल। ठीक है, थायोल वर्ड शायद सुना भी होगा। तो बस ये है कि अल्कोहल में O को रिप्लेस कर दो H से तो हो जाएगा। रिएजेंट इसका सेम है, H2 निकल, हाइड्रोजनेशन वाला, तो यहाँ पे क्या बना देगा, ये भी यहाँ पे अल्कोहल बनाएगा। बेसिकली कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं, ये वाले बॉन्ड टूटे और यहाँ पे HH ऐड हो गया, तो RCH3 बन गया। RC डबल बॉन्ड हो, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। इसमें अगर मैं डालूं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ROH और ड्राई HCl, ड्राई HCl मतलब HCl गैस हो, वाटर ना हो उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि HCl वरना सोल्यूशन बनाऊंगी तो वाटर होगा, ड्राई HCl इस HCl गैस हो, तो इसमें क्या होगा, RC, ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, OR। बेसिकली जो इसके लोन पेयर होंगे यहाँ पे अटैक करते हैं, O नेगेटिव बनता है, फाइनली ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता है, ये बनता है। अच्छा, इसका नाम पता है किसी को, कैसा स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म में हम नहीं जा रहे। कीटल। क्या, कीटल। हाँ कीटल है या एसिटल है, अगर एल्डिहाइड से बनेगा तो उसे एसिटल बोल देंगे, और अगर कीटोन से बनेगा तो उसको कीटल बोल देंगे। ठीक है, एल्डिहाइड से एसिटल, कीटोन से कीटल, डिपेंडिंग यहाँ पे क्या लगा है, H लगाया वो लगाया। तो इन मॉलिक्यूल्स को भी रिड्यूस करेगा ये, बेसिकली CO के बॉन्ड टूटेगा, CS बॉन्ड भी तोड़ सकता है, CO बॉन्ड भी तोड़ सकता है, और HH लगा देगा उसके आगे। तो अगर वो CH3 CH डबल बॉन्ड OH हो, इसमें मैंने क्या डाला, 2MEOH डाला, और ड्राई गैस डाली, या H+ भी लगा हो सिर्फ, तो भी हम बोल देंगे कि एसिड ही है। एसिड में इसका क्या बनेगा, एसिडल बनेगा, C डबल बॉन्ड हो OMe H OMe, और मैंने इसमें क्या डाला, H2 निकल डाल दिया। ठीक है, अब H2 निकल है तो समझ जाना कि यहाँ पे क्या काम करने वाला है। जरूरी नहीं है कि H2 मतलब जो हाइड्रोजनेशन में किया था, ये एक्चुअली में क्या है, CH3 है। तो नाम ना भी पता हो, मोजिंगो रिडक्शन, हमें H2 निकल का काम तो पता ही है कि 2 हाइड्रोजन ऐड करता है जगह जगह पे। तो एक चीज ये और याद रख लो कि ऐसे वाले बॉन्ड्स में भी H2 ऐड कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसमें मैं अगर ऐड करूं OH 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 OH, ठीक है, ये डायोल है, मतलब 2 अल्कोहल लगे हुए हैं और H+। तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा हमें, ये ठीक है ये भी एसिटली,
कि हाँ ये भी एसिटल ही है, इसमें भी मैं H2 निकल डालूंगी तो ये वाले बॉन्ड्स टूट जाएंगे, CH3 CH3 बन जाएगा, मिलेगा CH3 CH3। ठीक है, मान लो ये रिएक्शन का रेट है R1 और अगर मैं बोलूँ CH3 CH डबल बॉन्ड हो और इसमें अब मैं इसकी जगह डालूं SH, डाइथाइऑल डालूं बेसिकली इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस या फिर ड्राई HCl CH, और इससे क्या बनेगा S और H2 निकल, प्रोडक्ट तो सेम बनेगा। ठीक है, R2, तो ये है R2। ठीक है, तो इस केस में जो रेट होता है ना ज्यादा, R2 का ग्रेटर होता है R1 से। मेजरली रिएक्शन ये सल्फर के लिए ही कराई गई है, फिर देखा गया O के साथ भी हो रही है, लेकिन CS का बॉन्ड तोड़ना कंपैरेटिवली इजी है एज कम्पेयर टू CO का बॉन्ड तोड़ना। ठीक है, CS का बॉन्ड वीक है, CO का बॉन्ड वो है स्ट्रॉन्ग है थोड़ा, तो इस वजह से CS का बॉन्ड इजीली टूटेगा, तो इस वजह से इसका रेट क्या होगा, थोड़ा फास्ट होगा कंपैरेटिवली। R2 इज ग्रेटर देन R1। ठीक है, R2 है, ये R1 है। चलो, अगर मैं इसी में एक और ऐड कर दूं CH3 CH डबल बॉन्ड O और एक SH ले लूं और एक क्या ले लूं OH, H प्लस CH3 CH SO और इसमें डालू H2 निकल, इसमें मिलेगा CH3 CH3 और इसके रेट को मैं बोल दूं R3। अब मुझे बताओ R1 R2 R3 में क्या होगा रेट का रिलेशन? R2 is greater than R3 is greater than R1। हाँ, तो R2 सबसे बड़ा होगा क्योंकि अगर दो सल्फर बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे एक सल्फर कार्बन बॉन्ड है तो R3 और देन R1। ठीक है, तो यहाँ पे रेट का ही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ कीटोन हो हमारा और हमने डाला SH SH H प्लस, H2 निकल, तो क्या बनेगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और कैसे करा सकती हूँ, मुझे वेज बताओ रिएक्शन कराने के और क्या क्या वेज हैं जो हमने पढ़े हैं डायरेक्टली ऐसे कराने के। मैम LAH। हाँ नहीं LAH नहीं करेगी, LAH किस में कन्वर्ट करेगा, ये अल्कोहल में करेगा। मैम ZnCl। हाँ ZnCl नहीं है, वो ZnHgHCl, यस मैम यस मैम। तो वो ZnHgHCl भी करा देगा। ये कौन सी क्लेमेंसन रिडक्शन है, और कौन कराएगा बताओ? वोल्फ-किशनर। हाँ, वुल्फ-किशनर भी करा देगा क्योंकि यहाँ पे एसिड बेस का कोई चक्कर नहीं है, कोई और मॉलिक्यूल ही नहीं है, एसिड या बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं है। और कौन सा कराए आज जो किया है? रेड फास्फोरस। हाँ, तो रेड फॉस्फोरस HR। ठीक है, तो ये भी सब कार्य काम करा सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी करवा रहे हैं सेम काम, तो रिलेट कर करके पढ़ो, थोड़ा याद करना इजी हो जाएगा। CH3 CCH3 डबल बॉन्ड O SH SH H प्लस, और फिर सेम चीज वही मिलेगी हमें। हम इसको बोल देंगे थायोकीटल, जैसे हम थायो एसिटल जैसे एसिटल बोलते हैं कीटल बोलते हैं। अब क्योंकि एस से बन रहे हैं तो हम थायो एसिटल या थायोकीटल बोल सकते हैं इनको। ठीक है, थायोकीटल। H2 निकल, CH3 CH2 CH3। चलिए, तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। एक और नई रिडक्शन पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे यहीं पे, यहीं चलो पीछे से। MPV रिडक्शन है, काम इसका भी सेम है। देखो रिड्यूस हो रही हैं चीजें, तो या तो देखो एसिड है तो एल्डिहाइड बना रहा होगा, अल्कोहल बना रहा होगा, कुछ ऐसे हैं, या तो एल्केन बनेगा। इन्हीं चीजों में रिड्यूस हो रहा है। बस हमें हमें अब रिड्यूसिंग एजेंट जो भी हम पढ़ रहे हैं, हमें काम पहचान के नहीं क्लासिफाई कर देना है कि क्या क्या रिएजेंट्स क्या क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। जितना क्लासिफिकेशन बना पाओगे अपने लिए उतना अच्छा है। क्या एल्केन में कौन कौन कर पा रहा है, एल्डिहाइड तक कौन कौन रुक पा रहा है रिएक्शन, अल्कोहल तक कौन कौन पहुंचा रहा है रिएक्शन डायरेक्टली, इतना स्ट्रॉन्ग कौन है। एमपीवी रिएक्शन है, इसका जो पूरा नाम होता है मीरविन पॉन्डॉफ पॉन्ड्रॉफ, मीरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन। ये भी कैसा है, माइल्ड है। ठीक है, इसका रिएजेंट जो होता है वो होता है
CH3 full twice CHO thrice Al। अभी CHO दिख रहा है लेकिन ये एल्डिहाइड नहीं है, ये जैसे एल्कोक्साइड आयन होता है ना वो है MECHOH Me2। मतलब ये है क्या, इसको अगर बोलना चाहेंगे तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, और ये तो तुम्हें दिख ही रहा है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, प्रोपोक्साइड से एल्कोक्साइड होता है इसलिए प्रोपोक्साइड है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके 3 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं ऐसे, तो मतलब क्या लगा हुआ है एक्चुअली में, O लगा हुआ है और आइसोप्रोपोक्साइड ये है, आइसोप्रोपाइल और उसका ऑक्साइड मतलब एल्कोक्साइड टाइप, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये वाला और इस पे O लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे इसके ऊपर 3 ग्रुप लगे हुए हैं। वर्ड्स थोड़े पहचानना सीखो, और कुछ नहीं है बस ये है, और ये एल्यूमिनियम है और ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। काम इसका क्या है कि एल्डिहाइड कीटोन्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में, बस और कुछ नहीं काम है इसका। मतलब ये मैंने पूरा ये वाला रिएजेंट अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो क्या हो जाएगा, RCH R से OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो माइल्ड वाले कीटोन एल्डिहाइड को अल्कोहल में करा देते हैं, आसान है ये वाली रिएक्शन होनी। एक और रिएक्शन है जिसका रिएजेंट इससे मिलता जुलता है पर थोड़ा सा अलग है, उससे हमारी रिएक्शन भी अलग हो जाती है, ओपेनहेयर रिडक्शन, सॉरी रिडक्शन नहीं ऑक्सीडेशन। ये जनरली हम रिडक्शन कर रहे हैं लेकिन ऑक्सीडेशन ही इसलिए बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा रिएजेंट थोड़ा सेम सेम से दिखते हैं लेकिन काम इनका अलग है। तो यहाँ पे जो रिएजेंट है वो क्या है, वरना हम ऑक्सीडेशन अलग से करेंगे, Me3CO thrice Al प्लस Me2C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये तो क्या है, एसीटोन है। ये क्या है, हमारा एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है। अब टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड कैसे बनेगा, देखो आइसोप्रोपोक्साइड ऐसे बना, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड विल बी दिस। ये सब याद करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं याद करना, और क्योंकि हमें टर्शियरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर पता है, हमें आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर पता है और हमें एल्कोक्साइड पता होनी चाहिए क्या है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ, इससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए सब देखने की। RCHR ये क्या करता है, ये अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कीटोन में। ठीक है, तो इसका काम ये है, बस इसने उल्टा किया और इसका देखो रिएजेंट थोड़ा बहुत मिलता जुलता दिख रहा है, यहाँ पे अल्कोहल था, यहाँ पे कीटोन ले लिया साथ में, तो क्या हो गया, काम उल्टा हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, बस इसलिए यहाँ पे करा दिया। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है मिलती जुलती है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उससे, बोवेल्ट ब्लो ब्लैंक रिडक्शन, उनके नाम रशियंस हैं अजीब अजीब से। तो बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन है, ठीक है। हमने बर्च रिडक्शन किया था, उसके रीजन क्या थे बर्च रिडक्शन के, बताओ। मैम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। एक और चीज थी डाली थी जो साथ में प्रोटॉन के लिए, H3O पॉजिटिव। नहीं H3 पॉजिटिव नहीं डालता, अल्कोहल डाला था हमने, कि अल्कोहल डाल सकते कोई भी जो H दे रहा हो, ठीक है। ROH हमने टाइप दिया था, ETOH ले ले। तो इसमें क्या है, इसमें भी हम सोडियम यूज करते हैं लेकिन हम लिक्विड अमोनिया यूज नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ हम अल्कोहल यूज करेंगे ETOH, ठीक है। तो इसका रिएजेंट ये है, ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ये H प्लस देने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारा नेगेटिव बनता है तो उस नेगेटिव को H प्लस देना होता है, तो यहाँ पे हम अल्कोहल देते हैं, बर्च रिडक्शन में भी और इसमें भी। बर्च रिडक्शन में हम लिक्विड अमोनिया भी लेते हैं, इधर लिक्विड अमोनिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड अमोनिया का कोई रोल नहीं है। और ये रिएक्शन स्पेसिफिकली नीम रिएक्शन किसके लिए, एस्टर्स के रिडक्शन के लिए है। हमने बर्च रिडक्शन काफी जगह पे यूज कर ली, लेकिन ये स्पेसिफिकली एस्टर्स के लिए है। बाकी और भी चाहे तो रिड्यूस कर सकती है, लेकिन ये नेम रिएक्शन स्पेसिफिकली इज फॉर एस्टर्स। तो NaOET डालेंगे, सॉरी OET नहीं NaETOH डालेंगे, तो हमें जो मिलेगा RCH2OH मिलेगा और R-OH मिलेगा। इसका जो मैकेनिज्म है एकदम सेम उसी तरीके का है जैसा वहां पे किया था, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ही जाके अटैक करेगा कार्बोनिल पे, उसके तरीके का मैकेनिज्म था, तो वही किया था। पर हम अभी नहीं करते हैं क्योंकि मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं है, सीधे प्रोडक्ट याद रखना क्या है, एस्टर है, अल्कोहल में रिड्यूस कर रहा है, तो कैसा होगा रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा,
ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स में आएगा, ठीक है, क्योंकि एस्टर से डायरेक्टली अल्कोहल बना रहा है तो हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स में आएगा ये। चलिए अब हम देखते हैं फ्री रेडिकल्स के बारे में, थोड़ा फ्री रेडिकल्स के बारे में फिर से पढ़ेंगे। फ्री रेडिकल हमने देखा था कैसा था, R था, H एंड H क्या किसी में, चलो ठीक है, एक p ऑर्बिटल था जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को चलो मैं ऐसे नहीं दिखाती, मैं डॉट से दिखा देती हूँ, तो ये था। और रेडिकल्स बनते कैसे हैं, होमोलिटिक क्लीवेज से, अगर R है G है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, -G रेडिकल निकलेगा और क्या बनेगा, R रेडिकल, ठीक है। तो G इज एनी ग्रुप, और ये क्या है, ऐसी फिशन को हम बोलते हैं होमोलिटिक फिशन, जो ऐसे हाफ एरो से दिखाते हैं। और होमोलिटिक फिशन से हमारे पास हमेशा क्या मिलता है, रेडिकल्स मिलते हैं। अच्छा, जो फ्री रेडिकल्स की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp2 होती है, ठीक है। शेप क्या होती थी, शेप या स्ट्रक्चर, शेप बोलो, हाँ क्या होती थी शेप, sp2 है तो शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, एक दो लिख लो, मतलब वैसे तो सारे रेडिकल्स तुम्हें ऐसे ही दिखेंगे, लेकिन एक दो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, कि अगर मेरा रेडिकल डायरेक्टली, जैसे जनरली वहां देखा जाएगा जहाँ पे क्या होगा, जो रेडिकल है वो कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगाओ, ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडिकल होगा ये नहीं हो पाता। एक तरीके से देखोगे ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड प्लेनर ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेनर नहीं होता, और मैंने इसके साथ क्या बना दिया, CF3 रेडिकल बना दिया, तो ये भी हमारा प्लेनर नहीं होता, ये भी नॉन प्लेनर है, ये भी नॉन प्लेनर है। तो एक तरीके से एक्सेप्शन के टाइप में तुम याद रख सकते हो इस चीज को, ठीक है। फॉर्मेशन देख लेते हैं। अच्छा, जैसे जब फ्री रेडिकल बनते हैं, चलो फॉर्मेशन देखते हैं फिर बताते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, क्या क्या चीजें दे सकते हैं फ्री रेडिकल बनाने के लिए हम, एक HNU दे सकते हैं, और एक क्या दे सकते हैं, हीट दे सकते हैं, इन सबसे फ्री रेडिकल बन सकते हैं, ठीक है। परऑक्साइड लिंकेज होती है, क्या होती है ये वाली लिंकेज, परऑक्साइड, क्या O बॉन्ड जुड़े हो साथ में, जिसको हम क्या बोलते हैं, परऑक्साइड, एल्काइल परऑक्साइड। एक रिएक्शन करी होगी 11th में करते हैं वो रिएक्शन, क्या एक तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, और एक बार हम HBr ऐड करते हैं किसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमारा प्रोडक्ट कैसा बनता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो वो मैकेनिज्म किसका फॉलो हो रहा होता है, वहाँ पे परऑक्साइड डालते हैं तो वहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होता है। तो परऑक्साइड की जो लिंकेज होती है वाली लिंकेज थोड़ी वीक होती है, आराम से टूट जाती है, ऐसे रेडिकल बना देगा तो आराम से, ठीक है। तो ये परऑक्साइड हम काफी जगह रेडिकल बनाने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली जो हम वहां पे यूज करते हैं, जब HBr प्लस परऑक्साइड लेते हैं, तो हम कौन सा परऑक्साइड लेते हैं, किसी को नाम पता है परऑक्साइड, कौन सा, बेंजाइल, हाँ बेंजोइल परऑक्साइड। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ऐसा बन जाता है, ठीक है। फिर फाइनली CO2 भी निकल जाता है, फिर से रेडिकल बन जाता है। बेंजोइल परऑक्साइड क्या होगा, क्या दो बेंजीन रिंग्स होगी, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, इसको हम बोलेंगे क्या, बेंजोइल परऑक्साइड। तो ये वाला यूज करते हैं वहां पे जब हमें मार्कोनिकॉफ एडिशन करानी होती है HBr के एल्कीन पे, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही टूट जाएगा जैसे बाकी सब टूट रहा है परऑक्साइड में। तो काफी जगह जहाँ पे हमें फ्री रेडिकल रिएक्शन इनिशिएट करानी होती है, वहां पे हम परऑक्साइड का यूज करते हैं। तो इनिशिएशन में हमारी हेल्प करती है, इनिशिएशन हुआ, रेडिकल बना, अभी रेडिकल हमारे एक्चुअल मॉलिक्यूल से जाके रिएक्ट करेगा तो उसमें भी रेडिकल जनरेट करेगा। R डबल बॉन्ड N से भी हमारी क्या बन सकते हैं, रेडिकल्स बन सकते हैं। कैसे रेडिकल बनेंगे, 2R रेडिकल बनेगा प्लस N2 रिलीज हो जाएगा, क्योंकि ये जो N2 स्ट्रक्चर बनेगा काफी स्टेबल होगा, तो उस वजह से ऐसे मॉलिक्यूल में रेडिकल इजीली बन सकता है, ठीक है। हम कुछ बेसिकली इसमें HNU डालें या हीट डालें प्रोवाइडेड, ये सब कुछ हमें डालना पड़ेगा। RH है, RH में भी हमने UV लाइट डाला या फिर हीट डाली, R रेडिकल। इसमें हम ना भी डालें ना HNU तो भी रेडिकल ही देंगे, ठीक है, मान लेना, ऐसा कोई इसका रूल नहीं है। लेकिन ये जो बॉन्ड्स बना रहे हैं ना RH, कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं CL
इनमें तो पक्का होना चाहिए। तो Cl रेडिकल है, ये 2Cl रेडिकल देगा, ठीक है। 7 की बात करते हैं, R3COX। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड ओ रेडिकल प्लस X रेडिकल, कुछ ऐसा हम बोल सकते हैं, क्या रेडिकल हमें मिल सकता है। चलिए, हमें ना मेटल आयन से भी मिल सकता है रेडिकल, कैसे, CH3 C प्लस Fe2 प्लस अगर मैं इसमें डाल दूं तो Fe2 प्लस की टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की Fe3 प्लस में, ज्यादा स्टेबल Fe3 प्लस में रहता है वो। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा, ये कार्बोकेटायन है तो क्या बना लेगा, CH3 होल थ्राइस C रेडिकल, ठीक है। कार्बोकेटायन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो रेडिकल बन जाएगा। सेम चीज हम कैसे करा सकते हैं, अगर मैं CH3 लूं और मैं क्या ले लूं, कार्बन आयन ले लूं, और मैं क्या ले लूं, वेनेडियम 3 प्लस ले लूं। वेनेडियम 3 प्लस की टेंडेंसी होती है वेनेडियम 2 प्लस में जाने की, तो वो इलेक्ट्रॉन एक लेना चाहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन आयन से ले लेगा, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, रेडिकल। कार्बोकेटाइन को एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो रेडिकल बन जाएगा, कार्बन आयन से एक इलेक्ट्रॉन ले लो तो वो रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। तो मेटल आयन से बनाने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। जनरली यूवी लाइट वगैरह तो आपको पता ही है, मतलब हाँ यूवी लाइट वगैरह, और पेरोक्साइड तो है। तो फ्री रेडिकल कैटलिस्ट में जो आते हैं, फ्री रेडिकल कैटलिस्ट बेसिकली जो फ्री रेडिकल रिएक्शन इनिशिएट करवा पाते हैं उनको हम इनिशिएटर भी बोलते हैं, या कह लो कि प्रमोटर भी बोल देते हैं। तो क्या क्या, अभी तो हमने एक पेरोक्साइड पढ़ा, ठीक है। पेरोक्साइड हमने देखा, पेरोक्साइड हमने देखे क्या क्या थे, एजो कंपाउंड्स हमने देखे। एजो कंपाउंड कौन सा था, हमने एजो कंपाउंड का एग्जांपल किया है, ये जो एग्जांपल है ये एजो कंपाउंड है जिसमें N डबल बॉन्ड N हमें दिख रहा है, ठीक है। R N डबल बॉन्ड N, इनमें से क्या निकलता है, N2 निकलता है, इस वजह से N2 जहां से निकलेगा तो रिएक्शन बहुत जल्दी होगी। यूवी लाइट से हो सकता है, हीट से हो सकता है, और मेटल आयंस का तो हमने देखा, ठीक है, वो बहुत रेयर केस होगा। मेजरली हमें ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। चलो, अभी जो एक चीज इग्नोर बोल रही थी, अच्छा, इनिशिएशन होता है, और प्रमोशन ऑफ चेन प्रोपोगेशन होता है, टर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन होती है। तो एक रिएक्शन होती है जो Cl2 वाली होती है, जैसे CH3Cl, और मुझे क्या, जैसे CH4 से और Cl2 का, ऐसा कुछ हमें इसकी क्लोरीनेशन करनी होती है, हम HNu डालते हैं। तो HNu से क्या बनता है, Cl2 में Cl रेडिकल बनता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे हो गई है, ये रिएक्शन, ये स्टेप हो गया इनिशिएशन, ठीक है। इस स्टेप को मैं बोलूंगी इनिशिएशन। चेन प्रोपोगेशन स्टेप की बात करूं, ये Cl रेडिकल क्या करेगा, CH4 है, इससे जाके रिएक्ट करेगा, इससे एक H निकालेगा और क्या बनाएगा, इसको CH3 रेडिकल बना दिया, और क्या बना दिया, HCl, ठीक है। अभी CH3 रेडिकल बन गया, अब क्या करेगा, ये Cl2 मॉलिक्यूल्स और पड़े हैं मेरे, क्या कर लेगा, CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, सॉरी CH3 Cl प्लस Cl रेडिकल, ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिल गया और Cl रेडिकल मिला मुझे। तो Cl रेडिकल जो स्टार्टिंग में मुझे HNu से मिल रहा था, अब मुझे यहाँ से मिल रहा है। अभी फिर से एक मॉलिक्यूल से जाके रिएक्ट करेगा CH4 से, फिर से मुझे साइकिल में प्रोडक्ट देगा, फिर से मुझे Cl रेडिकल मिलेगा, फिर से साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। तो जब तक ये रिएक्शन कंटिन्यू होती रहेगी, जब तक ये कंटिन्यू होगी, तो मैं इस स्टेप को क्या बोल सकती हूँ, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। क्या इस स्टेप के होने से क्या हुआ, मेरी रिएक्शन अब चलती जा रही है। बेसिकली फ्री रेडिकल रिएक्शंस की खासियत ये है कि एक बार शुरू हो जाती है तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अभी शुरू हो गई, Cl रेडिकल अब बन रहा है, जितनी बार स्टेप होगा उतनी बार Cl रेडिकल फिर से बनता रहेगा। ये रिएक्शन रुक कब सकती है, अगर मैं चेन टर्मिनेशन स्टेप की बात करूं, मैम CCl4। CCl4 से नहीं, जैसे CCl4 तो वो तो चलो होगा, अलग होगा। चेन कब रुकेगी, जब Cl रेडिकल में हटा दो किसी तरीके से। स्टार्ट कैसे हुआ था, Cl रेडिकल से रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, तो Cl रेडिकल प्लस C रेडिकल कुछ क्या बना दे, Cl2 बना दे, तो Cl रेडिकल मेरे रिएक्शन से चला जाएगा। CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल को भी हम चेन टर्मिनेशन में डाल देते हैं। बेसिकली जितने भी रेडिकल है ना, आपस में कंपाउंड करके हम ऐसा कंपाउंड बना दे जिसमें रेडिकल नहीं है, वो सारे स्टेप्स हम किसमें इंक्लूड कर सकते हैं, चेन टर्मिनेशन में। चेन प्रोपेगेशन वो स्टेप है जब एक रेडिकल और एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल और एक नया रेडिकल बना रहे हैं। तो जब तक नया रेडिकल बनता रहेगा ना रिएक्शन में, तब तक उसको हम क्या बोलेंगे, चेन प्रोपेगेशन स्टेप है, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप तो यही है कि चेन इनिशिएशन स्टेप ये वाला है, कि जहाँ पे सबसे पहला रेडिकल बना किसी प्रोसेस से, वो पेरोक्साइड से बन सकता है, एजो से बन सकता है, यूवी लाइट से बन सकता है, हीट से बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमने यूवी लाइट से बनाया। तो ये चीज क्लियर हुई नुपुर, जो तुम पूछ रहे थे।
यस मैम। ठीक है, चलो तो ये बात थी इतनी। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस को रुकवाने के काम आते हैं। O2 अगर सुना होगा तो, FR इनहिबिशन यानी कि फ्री रेडिकल इनहिबिशन, या फिर क्या बोल देते हैं, स्कैवेंजर बोल देते हैं। स्कैवेंजर भी मतलब क्या, रोकना ही, ठीक है, या फिर पॉइजन भी बोल सकते हैं। तो ऐसा जो पहला मॉलिक्यूल होता है वो होता है बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन जो स्ट्रक्चर होता है ना, दैट इज लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि डबल बॉन्ड हो ऐसे, ऐसा, ये बेंजोक्विनोन है हमारा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, फ्री रेडिकल इनिशिएटर है। मान लो एक रेडिकल है, ठीक है, एक रेडिकल ही कहाँ पे आके लगा, ये यहाँ पे आके लगा, बेसिकली इसके साथ लगेगा, O के साथ लगेगा, तो क्या बनेगा हमारा OR, और नया रेडिकल जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। अब ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा। मैंने डबल एरो लगा दिया है जो कि गलत है, ऐसे होगा, ठीक है, और फाइनली ये भी ऐसे हो जाएगा। तो जो मेरी रिएक्शन आएगी, प्रोडक्ट आएगा बेसिकली, वो आएगा ऐसा ऐसा ऐसा, OR और इस O पे रेडिकल, ठीक है, इसमें मैं फिर से R लगा दूंगी, R रेडिकल मेरा रिएक्शन में है, तो क्या बन जाएगा, OR OR। ये क्या बना, मतलब अब देखो बेंजीन रिंग बन गई यहाँ पे, तो काफी स्टेबल है। तो इस वजह से क्या है, जब भी इसे रेडिकल मिलेगा क्विनोन को, तो वो रेडिकल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, अपने अंदर बेंजीन रिंग बना लेगा, एरोमेटिक बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। इस वजह से जो भी रेडिकल रिएक्शन में होगा वो तो उसके साथ रिएक्ट कर गया, तो वो रिएक्शन अल्टीमेटली रुक जाएगी फ्री रेडिकल वाली। तो इस वजह से बेंजोक्विनोन को हम यूज कर लेते हैं एज अ फ्री रेडिकल इनहिबिटर। ठीक है, एक और दूसरा होता है O2, बस ये दो याद रखना है, क्या तो बेंजोक्विनोन हो सकता है या फिर O2 कर सकता है। O2 ऑल तो पहले क्या करता है, रुकवाता है रिएक्शन को, लेकिन फिर बाद में एकदम से बढ़ा देता है, पहले स्लो करता है फिर बढ़ा देता है। देखते हैं कैसे। अभी ये एक O से रिएक्ट करेगा, तो बीच वाला बॉन्ड टूटेगा, तो एक रेडिकल तो इस R रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा और एक रेडिकल यहाँ ऐसा रह जाएगा। ठीक है, तो ये तो थोड़ा स्टेबल होता है, रिएक्ट करना नहीं चाहता। इस वजह से क्या हुआ, अब रेडिकल हमारा सारे O2 के साथ रिएक्ट करता जा रहा है, तो हमारा एक स्टेबल कंपाउंड बनता जा रहा है। लेकिन बाय चांस, क्योंकि हमारे इसमें R रेडिकल तो और भी है, बाय चांस ही गलती से इसके साथ रिएक्ट कर गया, तो क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ROR। अब ये क्या है, इसके अंदर कैसी लिंकेज है, पेरोक्साइड लिंकेज दिख रही है, पेरोक्साइड लिंकेज आ गई, तो अब ये फिर से टूट सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये फिर से हमारा क्या है, इनिशिएटर की तरह काम कर सकता है। तो ये इनिशियली तो रिएक्शन हमारी थोड़ी स्लो कर देता है, लेकिन बाद में और ज्यादा फास्ट बना देता है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे O2 इज इनिशिएटर, इनिशियली या इनिशिएटर, but finally it is an inhibitor। उल्टा लिख रही हूँ मैं। An inhibitor इनिशिएटर। ठीक है, तो बाद में जाके वो इनिशिएटर ही बन जाता है। अब स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं, जो हमने एक्चुअली में वैसे पहले भी देखी हुई है। किस किस इफेक्ट से स्टेबिलिटी रेडिकल की हम देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से भी देखते हैं, हाइपरकॉन्जुगेशन से भी देखते हैं, और रेजोनेंस से भी देखते हैं। और रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होता है, कम। एक बार यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं, इधर भी जब पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, वरना हम ही लिख चुके हैं एक बार पहले भी। तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से 1 डिग्री से। ठीक है, तो इसमें जो इफेक्ट होगा +R, फिर हाइपरकॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी देखेंगे, और फिर किसके देखेंगे, +I की स्टेबिलिटी। चलो, तो ये सब चीजें हम देख चुके हैं, और लास्ट में मिथाइल रेडिकल। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल। ये रेडिकल भी हमारा स्टेबल है, कैसे, ये कुछ ऐसे रेजोनेंस दिखाएगा, और फाइनली कुछ जो प्रोडक्ट बनेगा वो, मतलब मैंने सारे के सारे स्टेप एक में ही दिखा दिए हैं। O रेडिकल यहाँ बन जाएगा, तो CH2 और CH2
2, सॉरी तो ये रेजोनेंस दिख रही है हमें, तो ये रेजोनेंस से इस तरीके से स्टेबल हो जाते हैं ऐसे रेजोनेंस दिखा के। ठीक है, कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि फ्री रेडिकल किस किस तरह की रिएक्शन करता है। ये कैसी है, -m से स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, ये -m है, रेडिकल्स -m से भी स्टेबलाइज होते हैं, +m से भी स्टेबलाइज होते हैं। रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, चलिए फर्स्ट एक तो दो तरीके की रिएक्शन शो करेंगे, एक होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या दो रेडिकल्स आपस में क्या कर जाए, कंबाइन कर जाए, और एक होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, उसमें देखते हैं कि उसमें क्या होगा। तो अभी तक हमने जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही देखी है जब भी हम देखते हैं, लेकिन अब भी हम डिस्प्रपोर्शनेशन भी देखेंगे क्योंकि वो भी उसके पॉसिबल प्रोडक्ट्स में से एक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये तो इजी है, इसमें क्या करना है, आर रेडिकल है प्लस आर रेडिकल है, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, आर आर। सीएल रेडिकल है, सीएल रेडिकल है, तो Cl2, ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, पीएच रेडिकल है, पीएच रेडिकल है, तो डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, बाइफिनाइल बोलेंगे, इसे बाइफिनाइल सिस्टम होता है। तो दिस इज इजी। सेकेंड इज डिस्प्रपोर्शनेशन, अब ये थोड़ी नई चीज है तो इससे देखना। इसके लिए क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, लिख लो हैशटैग में फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। तो ये एक इसकी नीड है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी डिस्प्रपोर्शनेशन होगी, वरना नहीं होगी। मैकेनिज्म देख लेते हैं, इजी है, कुछ नहीं है मैकेनिज्म में भी। CH3 CH2 अगर एक रेडिकल है और हमारे पास एक और CH3 CH2 रेडिकल है हमारे सोल्यूशन में, ठीक है, तो ये रेडिकल क्या होगा, ये इस H के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करना चाहेगा, तो क्या बना लेगा, CH3 CH3, एक तो ये बन गया। दूसरा प्रोडक्ट इसकी बात करो, उसमें एक रेडिकल अब यहाँ पे भी बन गया, एक रेडिकल ऑलरेडी था, तो यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी, दो रेडिकल मिलके 5 बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे H रेडिकल और CH2 रेडिकल ने मिलके CH3 बना दिया, तो एक एल्केन मिल गया। और यहाँ पे क्योंकि H रेडिकल इसका चला गया और यहाँ पे C रेडिकल बचा, तो C रेडिकल ने एल्केन बना दी। ठीक है, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो इसमें। तो इसके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अब देखो, बन तो होते तो दोनों है, लेकिन मेजर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है जनरली। लेकिन कहाँ पे एक जगह है जहाँ पे कॉम्बिनेशन मेजर नहीं होता, वो भी देख लेते हैं। लिख लो यहीं पे नोट में, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट इज मेजर but in case if free radical is 3 डिग्री, अगर 3 डिग्री की बात करें हम, तो डिस्प्रपोर्शनेशन मेजर हो जाती है। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री थोड़ा बल्कि ग्रुप हो जाता है, तो उनके लिए पास आना थोड़ा स्टेरिकली अनफेवरेबल टाइप होता है, इस वजह से डिस्प्रपोर्शन इज मेजर। ठीक है, तो जब भी टर्शियरी ब्यूटाइल टाइप के कुछ ग्रुप होंगे 3 डिग्री फ्री रेडिकल होगा, तो हम डिस्प्रपोर्शनेशन को मेजर करेंगे, अदरवाइज हमेशा क्या कॉम्बिनेशन मेजर रहेगा। चलिए, तो क्या है, CH3 CH3 एक रेडिकल ये है। ठीक है, तो उससे मुझे डिस्प्रपोर्शनेशन वाले कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन लेना चाहेगा। अब देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं मुझे, इस कार्बन पे है, इस पे है, इस पे है, तो अपने दूसरे मॉलिक्यूल के किसी भी कार्बन से H ले सकता है, तो किसी भी कार्बन से H ले लेगा तो खुद क्या बन जाएगा, ये। ठीक है, और जो H दे रहा होगा वो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। ये प्रोडक्ट क्लियर है सबको, किसी को डाउट हो तो पूछो।
नहीं है तो फिर एग्जांपल्स करते हैं। अगर मैं एमी रेडिकल प्लस एमी रेडिकल की बात करूं, इसमें कितने प्रोडक्ट मिल पाएंगे मुझे? कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है यहाँ पे? एक कोई कुछ बोल रहा है पर बहुत स्लो बोल रहा है शायद। एक 3 मतलब एक एक, हाँ एक बनेगा। क्यों बनेगा एक? क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो डिस्प्रोपोर्शनेट में हो ही नहीं सकती, तो बस कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है। ईटी के हम देख चुके हैं। अगर मेरे पास ये हो, इससे मैं क्या बना सकती हूँ? कॉम्बिनेशन होगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2 3 कॉम्बिनेशन इसका प्लस इसके जैसा एक और मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन हमें ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये तो कॉम्बिनेशन से आया है। डिस्प्रोपोर्शनेशन से कौन से प्रोडक्ट आएंगे? एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं कह सकती हूँ कि डिस्प्रोपोर्शनेशन से आया है और ये आया है कॉम्बिनेशन से। और कॉम्बिनेशन वाला क्या है? मेजर है और ये क्या है? माइनर है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि मेजर माइनर क्या है, हम बार बार नहीं लिखेंगे, बस हम प्रोडक्ट्स बनाने चलते हैं। हमें ये पहचान होनी चाहिए कि कॉम्बिनेशन से कौन आ रहा है और डिस्प्रोपोर्शन से कौन आ रहा है। अब इसका कॉम्बिनेशन होगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, इसका प्लस इसके जैसे किसी मॉलिक्यूल का, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऐसा दिखेगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन विल लुक लाइक दिस। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन के कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, और मेजर विल बी कॉम्बिनेशन। हर जगह 2 2 लिख लेते हैं कि 2 लिया है हमने, यहाँ पे भी हमने 2 लिया है। ये इसका कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, ये इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन और ये भी इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो ये दोनों इसके डिस्प्रोपोर्शनेशन है, ये वाला इसका कॉम्बिनेशन है। अगर मैं बात करूं इस रेडिकल की, तो 2 इसके 2 भी इसके, ये कैसा बनाएगा? ऐसा कुछ, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये जो आपस में कंबाइन हुए हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन बनाना इज इजी। अच्छा यहाँ पे एक और मिलेगा, वेट, नहीं यहाँ पे तो मिलेगा, यहाँ पे एक और मिलेगा। ये भी तो हो सकता है, यहाँ पे ये वाला अल्फा हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन भी जा सकता है। और मैम हाँ, मैम कॉम्बिनेशन वाला ट्रांस होगा। ट्रांसिस नहीं देखना है यहाँ पे। ट्रांसिस हम कहाँ देखते हैं? एल्कीन में। ये तो नॉर्मल एल्केन है, ओके ठीक है, ये तो एल्केन है। तो यहाँ पे है ना क्या मनसा? मैम, ये फर्स्ट वाले में बन सकता है ना सिस ट्रांस? हाँ इसमें बन सकता है, इस वाले में, ठीक है। वैसे नहीं बनेगा। चलो इसके 2 ले लिए, तो एक रेडिकल ये है, तो ये तो सिंपली हम ऐसे बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो उसका ये हो जाएगा। और डिस्प्रोपोर्शनेशन विल बी एक ऐसा होगा और प्लस एक हमें ये वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये है कॉम्बिनेशन। अगर हम ये लें, इसका कैसा होगा? ऐसा बना देते हैं, ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। किसी को किसी भी प्रोडक्ट में दिक्कत हो रही हो तो बोल देना रोक के। ये दोनों डिस्प्रोपोर्शनेशन और ये है कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। चलिए 2pH CH2 रेडिकल, तो pH CH2 CH2 pH कॉम्बिनेशन। यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल है? नो नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ओनली प्रोडक्ट। चलिए बात करते हैं। अगर मान लो मेरे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 रेडिकल, और यहाँ पे लगा दिया मैंने C14, एक C14 है, ये है। अब मुझे इसमें प्रोडक्ट्स बताओ, टोटल नंबर। देखो कॉम्बिनेशन ही होंगे,
डिस्प्रोपोर्शनेशन तो है नहीं क्योंकि ये एल्कीन वाला अल्फा है, इसको हम अल्फा नहीं मानेंगे, ठीक है, एल्कीन पे होना चाहिए। तो मुझे कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बताओ इसमें कितने होंगे टोटल पॉसिबल, ये कंसिडर करके ये पॉसिबिलिटी रखना कि इसमें रेजोनेंस हो रही है, एल्कीन में रेजोनेंस तो हो रही है, तो बताओ कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन। नहीं निकाल पा रहे हो? एक कुछ ही तो बनेगा, कितना है? एक ही बनेगा। एक ही है? यहाँ पे बनाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये पॉसिबल है। अब ये रेडिकल रेजोनेंस करके 14 वाले पे भी तो आ सकता है ना रेडिकल, ये भी तो आ सकता है, ठीक है, रेजोनेंस को तो होने से कोई रोक नहीं सकता, तो एक तो मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा, एक मुझे क्या मिल सकता है, क्या एक नॉर्मल वाला जहाँ पे इस पे रेडिकल है और एक ये वाला कंबाइन कर जाए, CH2 14 हो जाए, ये CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाए, ठीक है। एक कौन सा पॉसिबल है, एक पॉसिबल होगा कि दोनों 14 वाले आपस में कंबाइन कर जाए, तो CH2 CH CH2 CH2 14 14 CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाए, ठीक है। तो तीन पॉसिबल है, तीन तरह के प्रोडक्ट, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो तीन कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट पॉसिबल है ऐसे, अगर मैं इसको थोड़ा C14 बना दूं इसकी जगह। किसी को डाउट इसमें, निकाल क्यों नहीं पा रहे थे ये? C14। C14 नहीं दिखा? यस। अच्छा चलो, ये है, इसका बनाना है, तो इसके तो एक ही प्रोडक्ट मान के चल सकते हैं हम, क्योंकि कोई वो नहीं है इसमें, कोई मतलब हमने कोई कार्बन 14 नहीं लगाया हुआ इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें भी कोई कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बन सकता है, बन सकता है इसमें कॉम्बिनेशन, अल्फा हाइड्रोजन तो है इसमें, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट क्या मिल सकता है मुझे, एक प्रोडक्ट ये मिल सकता है, और एक प्रोडक्ट क्या मिल सकता है, सिंपली है। समझ आ रही है डिस्प्रोपोर्शनेशन की प्रोडक्ट, यस मैम। ठीक है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, तो ये बना लेगा। चलिए ठीक है, अब हम स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का एक बार ऑर्डर लिख लेते हैं। PH3C सबसे ज्यादा स्टेबल, PH2CH रेडिकल से, फिर PH CH2 रेडिकल से, फिर इसके बाद आता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 रेडिकल, फिर इसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री
1 डिग्री मिथाइल CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल और CH डबल ट्रिपल बॉन्ड C रेडिकल। ठीक है, तो ये इसके रेडिकल की स्टेबिलिटी है। अगर तुम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से कंपेयर करोगे ना तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसमें फिर भी क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन वाला कंपैरिजन अगर हम करें तो वो इससे थोड़ा ज्यादा वो हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसमें एकदम स्ट्रेट है कि ये पहले सारे रेजोनेंस वाले, फिर ये सिर्फ विनाइल वाला आएगा, विनाइल नहीं एलाइल रेडिकल बोलेंगे इसको, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CH रेडिकल, फिर बाद में डबल बॉन्ड, लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड पे ज्यादा लीस्ट होगा। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ CH3 रेडिकल और CH3 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 CH2 रेडिकल, इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? इसमें से ये स्टेबल होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन टाइप है, इसको याद रखना। ऑल दो उसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या है, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, लेकिन यहाँ पे ये वाला ज्यादा वो है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन से 3 तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन से मान सकते हैं कि ज्यादा स्टेबिलिटी हो, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इस एक्सेप्शन में ये वाला ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा रेडिकल। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फ्री रेडिकल्स वाला पार्ट भी खत्म। अब हम थोड़ा एल्केन्स पे आते हैं। एल्केन्स करेंगे जल्दी से। एल्केन्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन करनी है हमें वो है प्रिपरेशन के एल्केन्स में, वो है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स फिटिक और फिटिक पता भी है। तो एल्केन्स में हम करेंगे, तो हमने रिडक्शन भी कंप्लीट कर लिया, हमने ग्रिग्नार्ड खत्म कर लिया, अब हम एल्केन्स की बात करेंगे। तो एल्केन्स का लास्ट टॉपिक है इसमें, पर आज नहीं खत्म हो पाएगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। चलिए, तो इसमें फर्स्ट हम जो पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन पढ़ेंगे। इजी है, शायद आप लोगों को याद भी होगी। इसमें क्या लेते हैं, सबस्ट्रेट क्या लेते हैं, रिएक्टेंट क्या लेते हैं? NaCl। NaCl नहीं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं। मतलब RX लेंगे, एक रिएजेंट्स डालते हैं, फिर इसके अंदर सोडियम डालते हैं। किसमें डालते हैं? ड्राई ईथर में। कंडीशंस क्या होनी चाहिए? ड्राई होनी चाहिए। ठीक है, वाटर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वाटर? सोडियम रिएक्ट कर जाएगा। सोडियम भी रिएक्ट कर जाएगा वाटर से। यस, तो इसका जो मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल से होता है, हमें लेकिन करने की जरूरत नहीं है, हमें सीधे प्रोडक्ट से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, मतलब 2 मैकेनिज्म बोले जाते हैं इसके, फ्री रेडिकल या एनायनिक, पर हम किसी पे नहीं जा रहे हैं, हमें सिर्फ रिएक्शन से मतलब है यहाँ पे अपनी। MECL अगर मैं इसमें डालूंगी Na ड्राई ईथर कोआइल राइट DE, तो क्या मिलेगा? Me। तो जो भी है उसको कंबाइन कर देगा ये। ठीक है, इतने एग्जांपल्स तो इसके। ET इज मेजर। अब क्योंकि अगर ये फ्री रेडिकल है तो इसके साइड प्रोडक्ट्स भी तो हो सकते हैं ना। जैसे ET बना है तो हमें एक प्रोडक्ट ये भी मिल सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 भी मिल सकता है। पर ये सारे क्या होते हैं? माइनर प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, मेजर मुझे वुड्स से जो मिलेगा वो यही है। तो थोड़ा फ्री रेडिकल भी है, इस वजह से डिस्प्रोपोर्शनेशन वाले प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं, लेकिन मेजर हमारा यही है और हमें मेजर से मतलब है। ठीक है, वाले मेजर है, और ये जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है वो मेजर है। हमने देखा ही कि मेजर होता ही है वो। चलिए, अगर ये हो, इसमें मैं डालूं Na ड्राई ईथर, तो इससे क्या मिलेगी? मुझे रिंग मिल जाएगी। कितने मेंबर? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग मुझे यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, ये डाला तो कितने मेंबर रिंग मिलेगी? 1 2 3, यहाँ से 3 मेंबर रिंग मिल जाएगी। तो हम कितने भी मेंबर की रिंग बना सकते हैं, 3 और 5 बना दी, 6 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग हम कितनी बड़ी चेन ले रहे हैं। अगर मैं लूं Cl Cl, हमने ऐसी रिएक्शन और कहाँ करी है जहाँ पे हम 2 हेलोजन्स को ऐसे कंबाइन करवा पा रहे थे? इसी टॉपिक में पढ़ा है, ग्रिग्नार्ड एल्केन रिडक्शन में। सेम से प्रोडक्ट्स बन रहे थे जैसे अभी बन रहे हैं एकदम। याद करो कहाँ पढ़ा है, टॉपिक में ही नाम है उसका। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले डाई हैलाइड्स पे। हाँ, डाई हैलाइड्स पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले में।
तो बस मंतशा रिवाइज करिए और कोई रिवाइज नहीं करना। एक रिग्नार्ड बनता है, वो फिर दूसरे उसके साथ आरएक्स के साथ रिएक्ट कर जाता है। चलिए, तो ये बना, तो एकदम सेम प्रोडक्ट जैसे वहां बन रहे थे, एकदम सेम प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं। RCl RX का कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पे, तो एकदम स्ट्रेट ही RX का कॉम्बिनेशन है। ग्रिग्नार्ड रेजिन वगैरह बनने की झंझट ही नहीं है। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पे डायरेक्टली ClBr। चलिए, वेट, इट विल बी लाइक दिस। ब्रिज हेड है ये, ऐसे भी लिख सकते हैं, सब वहां पे भी दिखाई हुई है चीजें। ठीक है, अगर ये हो हमारे पास Cl 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 Cl, इससे जो बनेगा, जिससे दो आपस में कंबाइन कर जाएंगे, दो आपस में कंबाइन कर जाएंगे, तो मुझे मिलेगा ये। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? स्पाइरो कंपाउंड्स। शायद बताया भी है ऐसे ही किसी एग्जाम्पल में, इसमें एक कार्बन से दो रिंग्स बन रही हो इस तरीके से। ठीक है, एक और इसमें देखते हैं कि अगर ऐसी हो, इस तरीके की हो, क्या विनाइल पे हो। ठीक है, एक तो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है रिएक्शन, लेकिन बनता है प्रोडक्ट कैसा? ऐसा। ठीक है, तो अब इसमें खतरा हो जाता है कि बीच वाले रिंग क्या हो जाए, एंटी एरोमेटिक हो जाए। ठीक है, तो ये जो, अगर मैं इसको बोल दूं बॉन्ड लेंथ A और इसको बोल दूं B, तो A इज नॉट इक्वल टू B होगा जब भी ये बनेगा। क्योंकि एंटी एरोमेटिक में हमने देखा था कि एंटी एरोमेटिक अपने आप को थोड़ा स्टेबल करने के लिए, नॉन एरोमेटिक करने के लिए बॉन्ड लेंथ क्या कर लेती है, डिसप्रोपोर्शनेट कर लेती है। तो A और नॉट इक्वल टू B होगा। इस वजह से रेजोनेंस का एक फीचर ये होता है कि सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं, भले डबल हो या सिंगल हो, पर ये इस वजह से जानबूझ के अपनी बॉन्ड लेंथ डिसप्रोपोर्शनेट बना देते हैं। तो अगर ऐसा कंपाउंड बनेगा तो उसमें ऐसा होगा। की पॉइंट्स क्या नहीं प्रिपेयर कर सकते ऐसे मेथड से? हम एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन नहीं प्रिपेयर कर सकते। ठीक है, तो CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। और ऐसे इनसे हम जनरली क्या इवन एल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑड नहीं कर सकते। ऑड करने चलेंगे तो हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। देखते हैं कैसे। Wilkin-Woods reaction is good for preparation of even alkenes. Even alkenes. We will लिख लो in case of odd alkanes. In case of odd alkane preparation, mixture is obtained. कैसे? अगर मान लो मैं एक ले लूं CH3X और मैं एक ले लूं CH3CH2X, कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे मुझे यहाँ से, बताओ? जल्दी बताओ, इजी सी चीज है। 2 कितने हैं आयुष? 2 गलत है, फिर से देख सोचो। एक ही खुद से कंबाइन करेगा, एक ही खुद से कंबाइन करेगा, आपस में भी तो कंबाइन कर सकते हैं ना। 4 4 नहीं, 3। मैम एक X2 भी दो। X2 नहीं, X2 नहीं, X2 वाले रेडिकल की बात मत करो यहाँ पे, क्योंकि हमने मैकेनिज्म नहीं पढ़ा है, तो हम ये बात नहीं करेंगे कि रिएक्शन X के रेडिकल से शुरू हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे X की कोई बात नहीं करी है वुड्स रिएक्शन में, तो मत करो जब तक उसका मैकेनिज्म नहीं पता। यहाँ पे जो हम कॉम्बिनेशन किसका देख रहे थे, RR का ही देख रहे थे। तो एक ही आपस में कंबाइन करेगा, एक ही खुद में कंबाइन करेगा, और एक ही और ये कंबाइन करेगा, तो एक ही वाला एल्केन मिलेगा, एक ही वाला एल्केन मिलेगा, और एक ही वाला एल्केन मिलेगा। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इस वजह से अच्छा मेथड नहीं है इवन ऑड एल्केन्स बनाने के लिए।
Woods reaction is carried out in dry condition. ये तो है ही क्या, वाटर नहीं डाल सकते हम. और हमने क्या देखा था कि अगर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है या 3 डिग्री ग्रुप होता है तो उसमें कॉम्बिनेशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है. तो अगर यहाँ पे भी अगर हम आर कैसा ले लें, थोड़ा बल्कि वाला ले लें, 3 डिग्री ले लें, तो यील्ड यहाँ पे भी कम आएगी. ठीक है, हमारे कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट की. तो इफ आर इज बल्कि 3 डिग्री, यील्ड इज लो. तो ये थे इसके की पॉइंट्स. सेम अब देख लेते हैं जल्दी से वुड्स फिटिंग. वुड्स फिटिंग में हम किस किस का कॉम्बिनेशन कराते हैं, PHX का और RX का. यहाँ से भी हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, PHPH, RPH और RR. ठीक है, तो यहाँ से भी वुड्स फिटिंग से भी मुझे 3 प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं. एक होती है इसके बाद फिटिंग रिएक्शन. फिटिंग रिएक्शन में हम सिर्फ एरोमेटिक वाली चीज देते हैं, तो हम सिर्फ पीएच लेंगे, PHX का कराएंगे, Na डालेंगे और ड्राई इथर डालेंगे. तो PH आई विल गेट, दिस इज बाइफिनाइल. ठीक है, वुड्स में हम एक भी एरोमेटिक रिंग नहीं ले रहे, फिटिंग में हम एक एरोमेटिक रिंग ले रहे हैं और एक नॉर्मल RX ले रहे हैं, और वुड्स फिटिंग में, और फिटिंग में सिर्फ एक फिनाइल ले रहे हैं. एक और रिएक्शन है जो काम कराती है, वो है फ्रैंक-लैंड्स रिएक्शन. सेम काम कराती है, बस इसमें फ्रैंक-लैंड्स रिएजेंट मैंने एक बार लिखवाया भी है शायद पहले. किसी को पता है कौन सा रिएजेंट था? जिंक का था, जिंक का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड RR. ठीक है, तो उसका मैकेनिज्म क्या है, जैसे RX जो है जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, RZnX. तो ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है, OGM कंपाउंड, क्योंकि R और Zn का बॉन्ड है यहाँ पे. ठीक है, तो जब भी मेटल के साथ बॉन्ड होता है कार्बन का, तो कार्बन पे क्या डेल नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि मेटल की तो ज्यादा, मतलब अगर मेटल और कार्बन की हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, कार्बन की ज्यादा है. तो डेल नेगेटिव चार्ज मेरा R पे आता है. तो R मेरा न्यूक्लियोफिलिक स्टेट में है, न्यूक्लियोफाइल की तरफ भी एक्ट कर सकता है, बेस की तरफ भी एक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग हम रिएक्शन के साथ करा रहे हैं. RX के साथ करा रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरफ एक्ट करता है, क्या बना देता है RR. ठीक है, RR साथ में क्या निकल जाता है, ZnX2. तो फ्रैंक-लैंड्स का है, OGM कंपाउंड है हमारा, बनाता चीज सेम है, RR बनाता है. तो ये बात होगी इसकी. नेक्स्ट एक रिएक्शन देख लेते हैं, थोड़ी बड़ी रिएक्शन, चलो देख लेते हैं. कोल बेस इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस. बेसिकली इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस. RC डबल बॉन्ड ONA, और हमने क्या डाला, H2O डाला और इलेक्ट्रोलिसिस कराई इसकी. तो क्या मिलता है, RR मिलता है हमें प्रोडक्ट में, CO2 मिलता है प्लस NaOH मिलता है. वेट, RR CO2 प्लस NaOH एंड प्लस H2. गैस क्या है, H2 गैस है, CO2 गैस है. ठीक है, अब RR CO2 जो प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एट एनोड, तो उनका ऑक्सीडेशन. और NaOH और H2 कहाँ प्रोड्यूस होता है, एट कैथोड. ठीक है, तो हमें ये चीज याद रखनी है कि एनोड पे प्रोड्यूस हो रहा है RR और CO2, और कैथोड पे प्रोड्यूस हो रहा है NaOH प्लस H2. चलिए, इसका जो मैकेनिज्म होता है, एक बार एक चीज देखते हैं. RC डबल बॉन्ड ONA है, ONA तो यानी कि O नेगेटिव फॉर्म है. ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो एनायन में से इलेक्ट्रॉन निकालो तो क्या बनता है, रेडिकल. पढ़ी थी स्टार्टिंग में, केटायन को इलेक्ट्रॉन दो तो रेडिकल बनेगा, एनायन में से इलेक्ट्रॉन निकालो तो रेडिकल बनेगा. ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करा दिया, इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रॉन लूज करने लगा ये. ठीक है, तो अब क्योंकि बना, तो ये बॉन्ड बहुत इजीली टूट जाता है.
ये बॉन्ड बहुत इजीली टूटेगा, क्यों? क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा इस कार्बन पे जब रेडिकल आएगा तो क्या निकलेगा? CO2 निकल जाएगा। CO2 निकलेगा यहाँ से, CO2 गैस। कुछ बोला? चलो R रेडिकल मिलेगा मुझे फाइनली। फिर R रेडिकल जो और भी इसी प्रोसेस से और R रेडिकल भी बन रहे हैं रिएक्शन में, R रेडिकल और R रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे? RR। ठीक है, तो CO2 ऐसे प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे, और ये RCONA नेगेटिव से RCOO ये वाला रेडिकल बनता है जब ये इलेक्ट्रॉन देता है। ये रेडिकल से CO2 निकलना बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। इवन कार्बन आयन भी होता है तो उससे भी निकलना इजी होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब एसिड से भी CO2 निकलना बहुत इजी है। अगर मैं डायरेक्टली एसिड लेती, अब क्योंकि कार्बन उसका कॉन्जुगेट बेस लिया है तो मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कराई, इलेक्ट्रॉन फ्लो कराया, यहाँ से भी CO2 निकल गया, इजी हो गया। R रेडिकल आप उसमें कंबाइन करके RR बना दिया उन्होंने। चलो इफ, चलिए और कुछ नहीं करना। तो ये क्या था? ये एट एनोड था, ये रिएक्शन हुई थी एट एनोड। ठीक है, एनोड पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एनोड से निकल के जाते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के गया होगा इस वजह से। नेक्स्ट देख लेते हैं एट कैथोड क्या हुआ होगा। कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और वहां पे वो रिडक्शन कराता है। ठीक है, तो Na+ है मेरे सोल्यूशन में, उसने इलेक्ट्रॉन लिया और उसने क्या बना दिया? Na ने जब वो Na बना और मेरे सोल्यूशन में वाटर भी है तो उससे क्या बना? NaOH प्लस H2 गैस, हाफ H2 विल कॉल दिस। तो ये थी मेरी कैथोड पे रिएक्शन। ठीक है, एनोड पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन गया और कैथोड ने वो इलेक्ट्रॉन, ये Na+ था, वो इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या बनाया? NaOH और H2। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट्स इसमें H2 CO2 बन रहा है, H2 बन रहा है, और कौन कहाँ बन रहा है ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। फर्स्ट इज ये रिएक्शन 11th की NCERT में है आई गेस। CH4 कैनॉट बी प्रिपेयर्ड, इससे भी हम क्या CH4 नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि दो रेडिकल कंबाइन हो रहे हैं, दो रेडिकल कंबाइन हो रहे हैं और कार्बन तो सिर्फ एक ही, CH4 तो सिर्फ एक ही कार्बन के लिए है। ये भी गुड किस लिए है? गुड फॉर इवन एल्केन्स के लिए ही है। डिस्प्रोपोर्शनेशन टेक्स प्लेस यहाँ पे, क्योंकि रेडिकल बन रहा है कार्बन का, डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो यहाँ पे थोड़ा प्रोडक्ट होता है इसका, डिस्प्रोपोर्शनेशन टेक्स प्लेस। और अगर मैं पीएच की बात करूं तो पीएच रिएक्शन जैसे जैसे होगी वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज। इंक्रीज होगा, क्योंकि NaOH बन रहा है मेरा प्रोडक्ट में, बेस बन रहा है, तो पीएच इंक्रीज होगा। ठीक है, तो पीएच इंक्रीजेस विद द रिएक्शन। चलिए, तो ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर आगे की एल्केन्स अपना खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए तो गाइस, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है तो रुक सकते हो, नहीं तो गाइस कैन लीव। मैम हाँ बोलो। मैम एक बार एलीन का फॉर्मूला बताना। एलीन्स, यस मैम। एलीन्स आर द CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये है, हम स्मॉलेस्ट एलीन बोल सकते हैं, और भी बन सकते हैं इससे। मैम क्यूम्यूलिन जैसा ही है ना? इसके जैसा? क्यूम्यूलिन। क्यूमुलिन्स, हाँ क्यूमुलिन्स कह सकते हैं, क्यूमुलिन्स रहता है। वेट एक सेकंड रुको। क्यूमुलिन्स मतलब शायद जो एलीन में काफी सारी चीजें आ सकती है, अगर मैं और डबल बॉन्ड उसका एक्सटेंड कर दूं तो भी एलीन ही होगा। क्यूमुलिन शायद 2 डबल बॉन्ड का होता होगा। लेट मी सी, मुझे भी इतना नहीं याद इसका। और कुछ डाउट हो तो? लास्ट पेज शो करता है। कोई कुछ पूछ रहा है? किसी की आवाज मुझे आ नहीं रही। क्यूमुलिन इज दिस, ये है क्यूमुलिन। इससे बड़ा भी अगर मैं बना दूंगी ना, ट्रिप मतलब इससे बड़ा भी अगर वो बना दूंगी। वेट लेट मी स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग।